हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सत्यवान आनंद। आज 22 जनवरी 2023 को हम देख रहे हैं द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस को। आज संडे है और आज संडे के सेक्शन में एडिटोरियल नहीं आता है, यानी आज हम एडिटोरियल को डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन द हिंदू में संडे को आता है। तो आज हम संडे को साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले देखा जाए तो करंट अफेयर सेक्शन में जम्मू कश्मीर में एक इंसिडेंट हुआ है। हम देखते हैं हमेशा वहाँ पर कोई ना कोई इंसिडेंट होता है, आतंकवादी गतिविधियाँ चलती रहती हैं। तो वहाँ पर पार्क में रखी एक गाड़ी में जो है एक्सप्लोजन हुआ है और उस एक्सप्लोजन की वजह से वहाँ पर 9 लोग घायल हुए हैं। घायलों की बात की जाए तो किसी की मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन वो इस सिक्योरिटी क्या करता है, इस सिक्योरिटी को बहुत ही बड़ा चैलेंज है, थ्रेट है सिक्योरिटी के लिए। अगर हम देखा जाए तो वहाँ पर फोरेंसिक टीम को लगा दी गई है। अब फोरेंसिक टीम ये सर्च कर रही है कि वो जो एक्सप्लोसिव था वो इस पार्ट पर जो डिटरमाइन किया जाएगा को इम्प्रोविज्ड एक्सप्लोसिव था, जिसे इम्प्रोविज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस या आईईडी कहा जाता है अगर हम देखें। और दूसरा होता है कि उसको डायरेक्ट हम ब्लास्ट करते हैं। तो उसमें से किस तरीके का एक्सप्लोसिव था ये हमारी फोरेंसिक टीम डिटरमाइन करेगी। तो इम्प्रोविज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस आईईडी या जो है स्टिकी बम क्या चीज़ प्रयोग किया गया था, वो चीज़ हमारी फोरेंसिक टीम जांच कर रही है। सिक्योरिटी की बात की जाए तो इंटरनल सिक्योरिटी को आईबी देखती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के चीज़ों को जो हमारी टीम है, टीम के विंग हैं, रॉ एंड एनालिसिस विंग, जो हमारे देश के रक्षा के लिए काम करती हैं, वो लोग काम करते हैं। तो वो लोग अपना काम करेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे देश से इंटरनल सिक्योरिटी हमेशा चैलेंज बना हुआ है। आगे देखें तो नेक्स्ट न्यूज़ है अहोम बोरियल साइट टू वी फॉर यूनेस्को टैग। अहोम जो है एक किंगडम हुआ करता था, एक साम्राज्य हुआ करता था पहले असम राज्य में। तो असम राज्य से ये लोग जो हैं करीब करीब 600 साल तक शासन किए थे वहाँ पर। तो वहाँ पर जो है देखा जाए तो अहम एक ट्राइब की तरह थे। वो लोग क्या किए, पहले आते थे, जब उनके परिजन में मृत्यु होती थी तो ये लोग क्या करते थे, उसे दफनाते थे। तो उन्होंने क्या किया, बोरियल साइट बनाए। जैसे कि हम देखते हैं पिरामिड है मिस्र में, इजिप्ट में, तो उसी तरीके का ये लोग भी कुछ वहाँ पर माउंड बना दिया करते थे। लेकिन बाद में इन्होंने हिंदू धर्म, क्योंकि एक्चुअल में अहोम आए थे म्यांमार से, तो एक्चुअल में देखा जाए तो जब यहाँ पर इन्होंने हिंदू धर्म के कांटेक्ट में आए तो इन्होंने हिंदू संस्कृतियों को अपनाना शुरू किया। तो इन्होंने अपने मृत्यु के बाद अपने परिजनों को, मृतक शरीर को जलाना शुरू कर दिया, यानी उनका अंतिम दाह संस्कार करने लगे। वो अंतिम संस्कार का जो दफनाने की प्रक्रिया थी उसे छोड़ करके दाह संस्कार करने लगे। लेकिन जो उनके माउंड्स थे वो अभी भी बचे हुए हैं। तो उन्हें ही अब जो है कहा जाता है चराई देव मैडम। उन्हें जो है चराई देव मैडम्स जो हैं उन्हें अब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने की बात की जा रही है। तो ये देखा जाए तो ये असम में स्थापित है। अगर देखें सेंट्रल गवर्नमेंट ने असम के चराई देव मैडम्स को जो है नॉमिनेट किया है, जो अहोम इक्विवेलेंट है। और ये क्या है, एंशिएंट इजिप्टियन पिरामिड, जो मिस्र के पिरामिड हैं उनके इक्विवेलेंट हैं। मिस्र के पिरामिड को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस प्राप्त है। अतः इसे भी एक प्रयास किया जा रहा है, इसे भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिले। क्यों? अगर हम देखें हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, पूर्वोत्तर भारत है, वहाँ पर किसी को भी अभी कल्चरल फील्ड में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल नहीं किया गया। यानी कंचनजंगा को शामिल किया गया है, तो वो क्या है, वो प्राकृतिक में है, कल्चरल में भी शामिल नहीं किया गया है। इसलिए यहाँ पर जो डोजियर का मतलब है कि हम एक केस स्टडी बनाते हैं, उसके पूरे खाका तैयार किया जाता है कि किस आधार पर हम डिमांड कर रहे हैं। जो डोजियर भेज दिया गया है कि चराई देव मैडम्स जो है उसे शामिल किया जाए। और वो जो कोलैबोरेशन किया गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और असम गवर्नमेंट ने मिल करके उसे बनाया है और भारत सरकार ने उसे आगे भेज दिया है। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने चूज किया है कि ये हमारे जो लेट मिडिवल पीरियड है, जो 13th सेंचुरी से 19th सेंचुरी का टाइम है, उसे माउंट बेरियल ट्रेडिशन को थाई अहोम कम्युनिटी, जो ये अहोम है इन्हें ताई अहोम कम्युनिटी भी कहा जाता है। इन्हें 22 ऐसे साइट पाए गए हैं, उन्हें ही जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दिलाने की बात हो रही है। अहोम की बात करें तो 1826 से पहले 600 साल तक इन्होंने शासन किया। 1826 में अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया, इनका साम्राज्य
खत्म हो गया। अगर हम देखें ये है कहाँ चराई देव, तो ये असम की राजधानी गुवाहाटी से 400 किलोमीटर पूर्व में ये है। और जो वहाँ के फाउंडर थे अहोम डायनेस्टी के, उनका नाम था चाउ लुंग सीव का फा इन। ये जो है 1253 में स्थापित किए थे। हम देखते हैं एग्जामिनेशन में यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि किसी वंश का, जो मैचिंग वाले क्वेश्चन में दिए गए थे, किसी वंश का नाम था और उसमें संस्थापक का नाम था। तो यहाँ संस्थापक का नाम याद रखना आवश्यक है। हर एग्जाम में पूछे जाते हैं हिस्ट्री सेक्शन से कि फाउंडर कौन था अहोम डायनेस्टी का, तो चाउ लुंग सी का फाइन। हम देखते हैं कि हिस्ट्री का क्वेश्चन भी करंट अफेयर से मोटिवेटेड होते हैं, करंट अफेयर से नहीं आते हैं, करंट अफेयर से मोटिवेटेड। चूँकि ये नाम करंट अफेयर में है इसलिए हो सकता है पेपर में भी रहे। आगे देखें तो जो मेडन्स में 683 मेडन्स हैं, या जो मेडन्स हैं जो एक्सप्लोर किए गए हैं, और 90 रॉयल बुरियल्स हैं। तो जो राजघराने होते थे उनके लोगों के 90 ऐसे बुरियल्स पाए गए हैं। तो उन्हें अब जो है 100 पीस के रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और इन्हें जो है अब एक मोर्टल रिमेन्स ऑफ द मेंबर ऑफ द अहोम रॉयल हु यूज्ड टू बुरियल द प्रेफेरेनेलिया। तो एक्चुअल में देखा जाए वो लोग दफनाने की प्रक्रिया को जब छोड़ दिए तब ये उसे संरक्षित कर लिया गया था, क्योंकि ये रॉयल फैमिली से जुड़ा हुआ था। एक मैटर भी सामने आता है इससे, हमें पिछले हम देखें तो मिस्र का पिरामिड जो है वो भी राजाओं महाराजाओं का ही पिरामिड है। तो सामान्य जनता को ये लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। एक्चुअल में सच्चाई यही है, सामान्य जनता के लिए कुछ नहीं होता है। जो राजा महाराजा होते हैं उनके ही जो स्थल बना दिए जाते हैं वही बाद में चल करके लोगों के लिए हेरिटेज हो जाते हैं। आगे देखें तो जो पेज नंबर 1 का, उसका पेज नंबर 7 पर भी दिया गया है थोड़ा, तो ये वहाँ से एक फिगर लिया गया है। तो हम देखें जो ये है अहोम बोरियल साइट, इसकी बात करें तो 18वीं शताब्दी में जा कर के हम देखते हैं कि जो अहोम रूलर थे उन्होंने दफनाने की प्रक्रिया को छोड़ करके क्रीमेशन, जो दाह संस्कार की प्रक्रिया होती है, बुरियल को छोड़ करके क्रीमेशन की प्रक्रिया को उन्होंने अपनाना शुरू कर दिया। और जो वहाँ से हड्डियाँ और राख होते हैं, जैसे आज भी हमारे हिंदू धर्म में होता है, राख और हड्डियों को लोग प्रवाहित करते हैं गंगा में। तो ये लोग क्या करते थे, उन राख और हड्डियों को ही लाते थे और उन्हें दफना करके एक इस तरीके का एक इन जो है क्या करते थे, इन टोम्बिंग, एक टोम्ब की तरह बना देते थे। तो ये प्रक्रिया वो लोग करते थे। अगर हम देखें करंट अफेयर की बात, तो जो हमारे पिछले साल यूपीएससी के क्वेश्चन में यानी 2022 के पेपर में हमारे प्राइम मिनिस्टर हैदराबाद में एक मूर्ति का शिलान्यास किए, फिर वो जो है गुजरात में किए। तो वो जो गुजरात में सोमनाथ मंदिर गए तो वो दोनों ही क्वेश्चन आ गए एग्जाम में। तो ये अब की साल हम देखते हैं फिर से प्राइम मिनिस्टर जो हैं लचित बोरफुकन की जयंती पर उन्होंने बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया था। तो ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का फोकस जहाँ होगा वो चीज़ें इंपॉर्टेंट ऑटोमेटिक हो जाती हैं। अगर हम देखें लचित बोरफुकन कौन थे, तो ये जो है लेजेंडरी अहोम जनरल थे, यानी जो लड़ाई होती थी उसमें जो जनरल होते थे सेनापति उनके तौर पर थे। और मुगलों को इन लोगों ने हराया था 1671 में, यानी 1671 में मुगलों को हरा करके असम से बाहर खदेड़ दिया था। तो ये था इसका पार्ट। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज है ए राइस लविंग वाइल्ड जंबो ड्राइव्स विलेजर्स अप द वॉल। हम देखते हैं केरल से न्यूज है कि केरल में अरिकोमपन जो है एक हाथी का नाम है। ये क्या कर रही है, वहाँ पर तबाही मचा रखा है। अगर हम देखें इडुक्की ज़िले में, तो एक्चुअली हम देखते हैं मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चर्चा में रहते हैं। केरल कर्नाटक में हम देखते हैं हाथियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट और भी ज़्यादा रहता है। उड़ीसा में रहता है, बंगाल में, असम में, केरल, कर्नाटक, इधर हाथियों की संख्या ज़्यादा है। तो वहाँ पर एनिमल और मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा रहता है। तो जो चित्र में दिख रही है ये अरिकोमपन हाथी है। ये इसने क्या किया है, इसे चावल खाना बहुत पसंद है, इसलिए जो राशन की दुकान है वहाँ पर, वो यहाँ पर अक्सर जाती है, दुकान पर हमला कर देती है और लगभग 2 बोरी चावल खा जाती है। वहाँ का जो कोटेदार है उसने बताया, जो राशन बांटता है वो कोटेदार ने बताया कि करीब करीब जो सरकारी अनाज मिलती है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के माध्यम से हर महीने केंद्र सरकार द्वारा, जो कि राज्य सरकार द्वारा वितरित की जाती है, तो वो उस दुकान पर ये हमला कर देती है हाथी। और ऐसा जो है
हमेशा कर दिया, बोले उसने 10 बार हमले कर रखे हैं उस दुकान पर। दुकान के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और गांव के लोग परेशान हैं कि उन्हें जो है अनाज नहीं मिल पा रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आखिर मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट हो क्यों रहे हैं। एक्चुअली उनका हैबिटेट लॉस हो रहा है और उसके साथ साथ वहाँ पर जो उनके खाने के लिए वनस्पतियाँ हैं उनका भी लॉस हो रहा है। हम हर जगह प्रदूषण फैला रहे हैं जिसका असर जो है घास पर पड़ रहा है, तो उनको खाने योग्य अच्छे घास नहीं मिल रहे, उनके पौधे जो खाने योग्य वो नहीं हैं, इसलिए गांव की तरफ आ जाते हैं। और गांव की तरफ जब वो आ जाते हैं एक बार, वहाँ के जो घास खा लेते हैं या पौधों टहनियों खा लेते हैं या कोई भी जानवर होता है, तो उनको थोड़ा सा अलग स्वाद मिल जाता है। और चूँकि जब अनाज खा लेते हैं तो उनका स्वाद एक बार ऐसा मिल जाता है, वो बार बार वहाँ पर वो आते रहते हैं। तो ये बड़ी समस्या है, इसको एड्रेस करना काफ़ी आवश्यक है, अदरवाइज ये फ्यूचर में समस्या क्रिएट करेगा। हमने देखा था महाराष्ट्र में एक बाघिन थी, वो ऐसे ही लोगों को अटैक करती थी जिसके वजह से बाद में उसे फाइनली मार दिया गया। तो ऐसे ही समस्याएं आएगी तो फिर मनुष्य अंत में क्या करेगा, जानवर को मार देगा। तो जानवर को जंगल में ही रहे, इसके लिए सरकारी तंत्र को व्यवस्था करने की आवश्यकता है। हाथी ही क्यों, भालू, सांड, चीता, बाघ, नीलगाय, सांड, अन्य बहुत सारे जानवर हैं जो खेतों की तरफ आते हैं, खेतों की फसलों को रौंद देते हैं या घरों पर हमला कर देते हैं, व्यक्तियों के ऊपर हमला कर देते हैं। ये सब की एक समस्या को एड्रेस करने की बहुत आवश्यकता है, अदरवाइज ये फ्यूचर में बढ़ेगा और ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने से क्या होगा, फाइनल में मनुष्य उसे मार देगा। और जब मार देगा या वो मनुष्य को मार देंगे, लेकिन मनुष्य की आबादी बहुत ज़्यादा है, उनकी आबादी बहुत कम है। पूरे भारत में हाथियों की संख्या लगभग 26,000 है और व्यक्तियों की संख्या 1,40 करोड़। तो भारत में 140 करोड़ व्यक्ति हैं और 26,000 केवल हाथी हैं। तो अगर हाथियों को मारा जाने लगे, जब दो आदमी मर जाएंगे तो उससे कोई हाथियों के ऊपर फर्क, हाथियों में प्रोग्रेस नहीं होगा। इसलिए उन्हें दोनों को बचाना अति आवश्यक है। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया चाइना के रिलेशन के ऊपर। तो इसे हम जियो पॉलिटिकल न्यूज के रूप में कंसीडर किया जाएगा। तो देखा जाए, चाइना जो है भारत को हमेशा परेशान करने के लिए और यहाँ पर जो सराउंडिंग में रिसोर्स हैं उन्हें कब्जा करने की कोशिश करता है। चाइना सिर्फ भारत से ही नहीं, चाइना के जितने पड़ोसी हैं सबके रिसोर्स पर अपना कंट्रोल जमाना चाहता है। हम देखते हैं साउथ चाइना सी में भी वो जितने रीजन हैं, जितने उसमें पोटेंशियल है कि फ्यूचर में वहाँ से एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे पेट्रोलियम पदार्थ या जो रेयर अर्थ मेटल हैं या कोई अन्य मटेरियल हैं, वहाँ पर वो अपना कब्जा जमाना शुरू कर देता है। इसी क्रम में देखा जाए तो जो तिब्बत से नदियाँ निकल रही हैं उस पर चाइना डैम बनाता चला जा रहा है और वो डैम बनाने का उसका पर्पज़ ये है कि उसके सारे पानी को वो अपने नॉर्दर्न रीजन में और ईस्टर्न रीजन में भेज देगा। यानी नदियों का पानी वो नदी के फ्लो को डैमेज कर देगा, स्लो कर देगा, उन्हें कम करके पानी को अपने क्षेत्र में उठा ले जाएगा। हम देखें इस समय विश्व में सबसे बड़ी समस्या जो है फ्यूचर में आने वाली है वो पानी की ही समस्या है। पृथ्वी पर 71% वाटर मिलता है, परंतु सबसे बड़ी समस्या पानी की ही है। क्यों? शुद्ध पानी, पीने योग्य, सिंचाई योग्य पानी नहीं है। पानी ज़्यादा है तो खारा है, दूषित है, प्रदूषित है, खराब है। पीने योग्य, सिंचाई योग्य या जो अन्य काम के लिए वो पानी की कमी है। तो चाइना के पास बहुत बड़ा जो है रेगिस्तान है, कोल्ड डेजर्ट है। कोल्ड डेजर्ट में उसे पानी की समस्या है। उसके जो ईस्टर्न सेक्टर में फैक्ट्रियाँ हैं उन फैक्ट्रियों में बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा ब्रह्मपुत्र नदी पर, ब्रह्मपुत्र के सहायक नदियों पर डैम बना रहा है, जिससे वो क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी उधर सप्लाई कर सके। और इसका दूसरा पर्पज़ ये है कि डैम में वो पानी कलेक्ट कर लेगा और कभी भारत से उसे दुश्मनी मोल लेना होगा, वो क्या करेगा, सारे डैम को खोल देगा। करीब करीब 29 डैम उसने बना रखे हैं और आगे उसका काम चल रहा है। इसी क्रम में हम देखते हैं एक न्यूज़ और आया है कि वो एक और भी डैम बना रहा है जो कि मजबा जांगबो रिवर पर है, वो एक क्रिएशन कर रहा है। उसका मेन पर्पज़ है पानी को कलेक्ट करना और दूसरा कि अगर भारत से कभी युद्ध हुआ, हम सारा पानी डैम का इकट्ठा छोड़ देंगे, भारत में बाढ़ आ जाएगा, जो अरुणाचल प्रदेश और असम पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। ये उसका मेन पर्पज़ है। हम देखते हैं जो डेवलपमेंटल एक्टिविटी है, ये इमेज में दिख रहा है। तो ये हम देख रहे हैं कि इमेज में ये जो एरो दिख रहे हैं, तो यहाँ पर एक छोटा सा वाइट पेंटेड पॉइंट दिख रहा है, वो एक्चुअल में एक डैम है। तो ये एक इमेज लिए गए हैं सैटेलाइट से और इस सैटेलाइट के इमेज से ये पता चलता है कि वो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन काम शुरू कर दिया है। तो ये एक्चुअल में देखा जाए इंडिया
और नेपाल। भारत और नेपाल दोनों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि जो माबजा जंगबो रिवर जो है, जो तिब्बत में सिचुएटेड है, वो एक्चुअल में भारत और नेपाल चाइना के ट्राई जंक्शन के पास है। यानी जो काला पानी का क्षेत्र है, जिस पर नेपाल से भी विवाद चल रहा है, नेपाल ने बेवजह विवाद क्रिएट किया है, वहीं के अराउंड है। तो ये हम देखें जाए तो ये डैम करीब 16 किलोमीटर ट्राई जंक्शन, जो भारत का काला पानी है उत्तराखंड में, उससे 16 किलोमीटर उत्तर साइड में ये है। अगर हम देखें तो ये जो मबजा जांगबो ओरिजिनेट कहाँ से होती है, तो नागरी काउंटी, एक तिब्बत में नागरी काउंटी एक विलेज है नागरी, वहाँ से ये ओरिजिनेट होता है। और अगर देखें तो एक्चुअल में ये नेपाल के, ये फिर से नेपाल में आता है। नेपाल से घाघरा नदी जो भारत में बहती है, उस घाघरा नदी में इसका पानी चला आता है, फिर ये गंगा नदी में मिल जाता है। यानी ये पानी हम देख रहे हैं चाइना से नेपाल में, नेपाल से भारत में, और फिर यहाँ घाघरा नदी से होते हुए, गंगा नदी से होते हुए फिर पश्चिम बंगाल में और हुगली नदी के रास्ते और पश्चिम बंगाल के रास्ते ये हिंद महासागर में जा गिरता है। वो डैम बना लेगा तो पूरी पानी चली जाएगी नॉर्दर्न चाइना में, पूरी की पूरी पानी चली जाएगी, तो फिर यहाँ घाघरा नदी में पानी कमी हो जाएगी, और फिर वो पानी हमारे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी समस्या दिख सकता है फ्यूचर में। अगर हम आगे देखें तो 19 जनवरी को जो है ये ट्वीट आया है, जिसने डेमियन सिमोन ने, एक जियोग्राफिकल इंटेलिजेंस रिसर्चर हैं इंटेल लैब में, उन्होंने अपने ट्विटर प्रोफाइल पर पोस्ट किया है। इस सेटेलाइट का इमेज है, यानी चाइना का ऑफिशियल इमेज नहीं है, इस सेटेलाइट से बनाया गया है। अगर बात करें 2021 के स्टार्टिंग से ही चाइना ने एक डैम बनाना शुरू कर दिया है। इस डैम को, यानी मबजा जो डैम है, उसने बनाना शुरू कर दिया, और ये जो है ट्राई जंक्शन से केवल 16 किलोमीटर की डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। अगर हम बात करें कि ये प्रोजेक्ट एक्चुअल में भी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन ये कंसर्न का विषय है, क्योंकि फ्यूचर में भी चाइना ऐसा ही प्रोजेक्ट और भी लॉन्च करेगा, जिससे कि फ्यूचर के सारे पानी को कंट्रोल करेगा। और फ्यूचर में जब पानी कंट्रोल में से हाथ में आ जाएगा तो जियो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा रोल निभा सकता है, उसमें वो समस्याएं क्रिएट कर सकता है। तो हम इस चित्र में देख रहे हैं इमेज में, यहाँ पर हमें एम्बार्कमेंट यानी डैम हमको दिख रहे हैं, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। A source stated that the China could use this dam to not only divert but also store water, which could lead to a scarcity in the region dependent on the Abjar Jangbo river, as also lead to the lower water layer in rivers such as Ghagra and the Karnali in Nepal। तो नेपाल से चाइना सिर्फ इस डैम से पानी को स्टोर ही नहीं करेगा, बिजली ही नहीं बनाएगा और अपने से वो इसको स्टोर करने की वजह से जो भारत में नदी आ रही है घाघरा, और नेपाल में करनाली नदी है, करनाली नदी में पानी इसी नदी से आता है। तो दोनों ही नदियों में पानी की कमी हो जाएगी, और वहाँ से फिर सिंचाई पर, पानी पीने की असर पड़ेगा, और जो हमारे भाबर और तराई के जंगल हैं, उन जंगलों में भी पानी की कमी होगी, तो पौधों पर बैड इफेक्ट पड़ेगा। यानी पूरी तरीके से हम देखा जाए तो भारत नेपाल का इकोसिस्टम, जो इन्वायरमेंटल सिस्टम है, वो अफेक्ट होगा। आगे हम देखें तो यारलुंग जांगबो, जिसे हम भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, तिब्बती भाषा में उसे यारलुंग जांगबो कहा जाता है, यानी चाइना वाले उसे यारलुंग जांगबो कहते हैं। तो वो एक्चुअल में हिमालय के मानसरोवर झील से निकलती है, और वो फिर वहाँ तिब्बत से बहते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर आसाम में आती है, और फिर आसाम से बांग्लादेश में चली जाती है, और वहाँ से बे ऑफ बंगाल में अपने वाटर को डिस्चार्ज कर देती है। लेकिन इससे क्या होता है कि पूरे रीजन में असम, अरुणाचल प्रदेश से सिंचाई का काम होता है। हम बिजली की, हम जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी पर अगर पूरे पोटेंशियल को प्रयोग किया जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी अकेले भारत की 30% बिजली की जो है प्रोडक्शन कर सकता है। यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी की बात करें, 30% कैपेसिटी वो पैदा कर सकता है भारत की, और पीने की पानी और सिंचाई के लिए भी हमारे लिए कर सकता है व्यवस्था, अगर हम पूरा प्रॉपर यूज कर लें उसका। तो अगर बात करें, चाइना ने 2021 में अनाउंस किया था कि वो एक बहुत बड़ा डैम बनाएगा, और अब क्या होगा, जो डैम बनाएगा वो यारलुंग जांगबो के लोअर रीजन में बनाएगा, उसने ऐसा कहा था। और उसकी कैपेसिटी, जो यारलुंग जांगबो मतलब ब्रह्मपुत्र नदी, उसकी कैपेसिटी उसने बताया था कि 70 गीगावाट होगी। 70 गीगावाट का मतलब 7000 मेगावाट। हम देखते हैं भारत में एक सोलर प्लांट या न्यूक्लियर प्लांट बनाए जाते हैं तो 200 मेगावाट, 300 मेगावाट, 500 मेगावाट, 800 मेगावाट ऐसे बनाए जाते हैं।
और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोडक्शन करेगा वो 7000 मेगावाट यानी 70 गीगावाट का टारगेट रखा है। यानी ये देखा जाए ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो जो 3 गॉर्जेस डैम हैं, गॉर्ज जो होते हैं कैनियन गॉर्ज, पहाड़ों के बीच सक्रिय स्थान होते हैं, वो वहाँ पर डैम बना रहा है। इस तरीके से हम देखें तो ये जो उसका प्रोजेक्ट है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्लांट हो जाएगा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के रेफरेंस में। अगर हम आगे देखें तो दिस वाज एमंग सेवरल अदर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अनाउंस्ड बाय चाइना टू जनरेट क्लीन एनर्जी एंड अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2026। अब चाइना क्या कह रहा है? चाइना का कहना है कि उसको 2060 तक अपने देश को कार्बन न्यूट्रल बनाना है। इस वजह से वो क्या करेगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पर वो फोकस कर रहा है और यहाँ पर वो यारलुंग जांगबो यानी ब्रह्मपुत्र नदी पर जब डैम बना लेगा 70 गीगावाट का, उसकी बहुत बड़ी कैपेसिटी इसको वो कवर कर सकता है, वो उसका कहना है। लेकिन उसका मोटो गलत है, इंटेंशन उसका गलत है इसको, क्योंकि उसको पानी को अपने नॉर्दर्न रीजन में ले जाना है और साथ ही साथ उसे भारत को परेशान करने के लिए, यहाँ के रिसोर्स को लूटने की भी एक मंशा है। नेक्स्ट न्यूज है ओडिशा कैबिनेट नोट फॉर इंक्लूजन ऑफ 2022 कास्ट इन SCBC लिस्ट। SCBC लिस्ट क्या था? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। उड़ीसा कैबिनेट ने एक प्रपोजल लाए हैं कि वो 22 ऐसी जातियां हैं जो स्टेट में, उन्हें SEBC यानी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास में वो उन्हें लिस्ट में रखेंगे। अगर हम देखा जाए भारत में जो है आरक्षण प्रक्रिया है वो सबसे पहले SC/ST को दी गई, SC को 15%, ST को 7.5%, फिर OBC को मिलना शुरू हुआ 27%, और अब उसके बाद जो है हम EWS को देखते हैं 10% मिलता है। तो OBC सेक्शन में कई जो है सब सेक्शन बनाने की बात चलती रहती है। तो उसी के तहत ये क्या कर रहे हैं, वहाँ पर बैकवर्ड क्लास के लिए वहाँ पर 22 और जातियों को इंक्लूड करना चाहते हैं। लेकिन ये देखा जाए तो एक प्रपोजल है। अब प्रपोजल करने में उन्होंने क्या करना है, एक्चुअल में अमेंडमेंट करना होगा, और वो अमेंडमेंट जब हो जाएगा फिर गवर्नर का सिग्नेचर हो जाएगा, तब जा कर के वो एक्चुअल में रूल बनेगा। तो उड़ीसा स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एक्ट 1993 में उन्होंने क्या करेंगे, अमेंडमेंट करेंगे और उसके बाद उन जातियों को ऐड कर देंगे। तो ये देखा जाए तो ये हमारे लिए एक न्यूज़ है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तब इम्पॉर्टेंट होगा जब इस पर ये कैबिनेट का जो प्रपोजल है वो पास हो जाएगा असेंबली में, स्टेट असेंबली में, और गवर्नर साइन कर देंगे तब। इसलिए जब ये न्यूज़ में तब आएगा तब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है ऑफ ए बाइगॉन इरा एक्सकेवेशन रिवील बुद्धिस्ट मोनास्ट्री कॉम्प्लेक्स एट भरतपुर इन बंगाल। बंगाल में देखा जाए तो एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री मिली है, मोनास्ट्री मिली है। मोनास्ट्री की बात की जाए, मोनास्ट्री कॉम्प्लेक्स, तो एक्चुअल में हम देखते हैं लापरवाही बहुत ज़्यादा हुई है। हमारे देश में जो बौद्धिस्ट हैं, हिंदू हैं, जैन हैं, इनके पुराने अवशेषों को संरक्षण करने की प्रक्रिया बहुत धीमे है। हम देखते हैं जो बहुत प्राचीन काल में चीज़ें मिलती हैं जो 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल पुरानी हैं, अगर मिल भी जाती हैं तो उनको संरक्षण को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। तो जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्री कॉम्प्लेक्स है भरतपुर, ये पश्चिम बंगाल के वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में मिला है। तो ये एक्चुअल में देखें तो यहाँ 1952 से 75 के बीच, 1972 से 1975 के बीच में यहाँ खुदाई हुई थी। लेकिन यहाँ खुदाई करने के बाद एक्चुअल में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और वर्धमान डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर वर्धमान यूनिवर्सिटी ने इसमें काम किया था, वहाँ पर स्तूप पाए गए, लेकिन बाद में उन्होंने उस साइट को वैसे ही छोड़ दिया। लेकिन अब जो है वहाँ पर कलकत्ता सर्किल की जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है जो कलकत्ता सर्किल की है, और वहाँ पर जो है फिर से खुदाई का कार्य शुरू किया इसी जनवरी महीने में। अब वहाँ से उन्होंने स्तूप वगैरह पाए हैं। अगर देखा जाए इस साइट की खास बात यह है कि 50 साल से उसी तरह के खोद करके छोड़ा गया है, पूरी तरीके से खोदा नहीं गया, तो अब फिर से उसकी खुदाई चल रही है। अगर हम बात करें कल्चरल सीक्वेंस की, तो वहाँ पर स्तूप बहुत ज़्यादा पाए गए, जिसमें ब्लैक और रेड वेयर पॉटरी पाए गए। बर्तन जो मिट्टी के बर्तन होते हैं लाल कलर से या ब्लैक कलर से रंगे जाते हैं। पहले ज़माने में इनका बड़ा ही महत्व होता है। कैल्कोलिथिक पीरियड यानी कापर युग जो है, ताम्र युग जो हुआ करता था, उसमें इनके इस इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा था। यानी हमारे आर्कियोलॉजिकल एंसेंट हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। अगर बात करें बुद्धिस्ट स्तूप की,
इनकी खास बात है, इनकी स्पेसिफिक चीज़ ये है कि कभी भी आइसोलेशन में नहीं होते, यानी एक स्तूप बना करके और वहाँ पर कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाएगा, ऐसा नहीं होता। वहाँ पर एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब वहाँ पर हर चीज़ बुद्धिस्ट से रिलेटेड एग्जिस्ट करेगी। तो इसलिए वहाँ पर ये देखा गया कि जब वो मोनेस्ट्री कॉम्प्लेक्स के रूप में पाया जाना चाहिए, क्योंकि आइसोलेशन में नहीं मिलता है, इसलिए वहाँ पर और भी ज़्यादा खुदाई शुरू की गई है। अगर हम देखें अब तक वहाँ पर क्या मिला है, सो फार वी है एक्सपोर्ट सम स्ट्रक्चर विच अपीयर टू बी द आउटर वॉल ऑफ द मोनास्ट्री कंटेनिंग 9 लेयर ऑफ ब्रिक एंड ए स्मॉल सर्कुलर स्ट्रक्चर प्रोबेबली स्तूप। तो जो अब तक खुदाई में मिली है वहाँ पर क्या क्या मिल रही है, वहाँ पर एक आउटर वॉल मिला है, जैसा वो लोग जो है उनका कहना है, गेस कर रहे हैं। और वहाँ पर एक्चुअल में जो 9 लेयर की दीवार मिली है, जहाँ पर ईंटों के 9 लेयर बनाए गए। तो ऐसा सोचा जा रहा है कि कंसिडरेशन किया जा रहा है हो सकता है वो स्तूप का पार्ट हो सकता है। अगर हम देखें यूनिक स्तूप की बात, तो वहाँ पर एक्सपर्ट का ये कहना है कि जो स्तूप हैं बौद्धिस्ट साइट पर, वो उनका प्रेजेंस जो है स्तूप का बहुत बड़े लार्ज क्षेत्र में होता है। यानी वहाँ पर एक मोनास्ट्री कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी पाई गई, इनका समय काल कैलकोलिथिक पीरियड है। इसके आगे देखें तो बौद्धिस्ट स्तूप इज ए कमेमोरेटिव मॉन्यूमेंट्स यूजुअली होस्टिंग सेक्रेड रिलिक्स एसोसिएटेड विद बुद्धा एंड अदर सेंट आर प्रिस्ट। तो जो बुद्धिस्ट स्तूप होते हैं एक्चुअली बुद्ध के जो मृत्यु के बाद उनके अस्थियों के, उनके राख के अवशेष थे, उन्हें ही दफना करके उसके ऊपर स्तूप बनाए गए थे। यानी जो भी बौद्धिस्ट संत होते हैं, साधु होते हैं, उन्हीं लोगों के अवशेषों के हड्डियों या राख के अवशेष पर ही ये स्तूप बना दिए जाते हैं, जो मंदिर की तरह होते हैं। अगर हम देखें जाए तो स्तूप जो है इनका एक अपना बौद्धिस्ट धर्म स्पेशल महत्व है। और ये क्या होते हैं, ओरिजिनेटिंग इन द 8 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर एक्चुअल में एक ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर के रूप में पाए गए हैं, ऐसा वहाँ पर सर्वे में पाया गया है। अगर बात करें जब 1970 के आसपास ये खुदाई शुरू हुई थी, तो ब्लैक और जो है रेड कलर के वेयर पॉटरी पाए गए थे, जो कि एक्चुअल में कैलकोलिथिक ताम्र युग से संबंधित हैं। आगे देखा जाए तो वहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि जो वहाँ पर खुदाई होगी तो वहाँ पर ऑक्यूपेशन साइट जो है वहाँ पर हमें क्या क्या मिलता है उस समय के बारे में अन्य चीज़ें हमें पता चलेगी। आगे देखा जाए वो जो साइट है उसका इम्पोर्टेंस ये है कि हमें ये पता चलेगा कि अर्ली टाइम में विलेज का सेटलमेंट कैसे था, क्योंकि दामोदर नदी के पास में मिला है, इसलिए यहाँ पर दामोदर नदी के आसपास विलेज का सेटलमेंट होता है। हम सेटलमेंट जियोग्राफी में पढ़ते हैं कि जो गांव या शहर बसते हैं एक्चुअल में नदियों के किनारे बसते हैं तो लीनियर हो जाते हैं, किसी रोड के साइड में बसते हैं तो लीनियर हो जाते हैं, किसी तालाब के साइड में बसेंगे तो सर्कुलर हो जाते हैं। तो उनका एक पैटर्न होता है। तो हमको ये पता चलेगा कि उस समय 2000 साल पहले दामोदर नदी किनारे उनका बसाव कैसा था, किस तरीके से वो बसे थे। इसका इम्पोर्टेंस ये है, पहला कुछ सेकुलर थे, उनका विलेज का सेटलमेंट उस समय जो स्थितियाँ थीं वो सेकुलर थे। और दूसरा विलेज का सेटलमेंट हमको किस तरीके का मिला है, वो रिलीजियस थे, तो बौद्धिस्ट धर्म से रिलीजियस थे, उनका रिलेशन था। इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता चलेगा। आगे देखा जाए तो वहाँ पर एक्चुअली विलेज का जो फार्मिंग है, जो खेती कृषि कार्य कैसे होते थे दामोदर नदी के किनारे, फिर अजय और धारकेश्वर जो नदियाँ हैं उनके किनारे भी हमें किस तरीके के सेटलमेंट मिले थे, उस समय पाए जाते थे, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता चलेगा। आगे देखें रिपोर्ट, ये न्यूज़ क्या कहता है कि वहाँ पर जो विलेज हैं, वहाँ पर जो साइट पाए गए हैं दिहार और पखन्ना, वो अदर जो है दामोदर की कुछ, दामोदर जो है बनखुरा जो है डिस्ट्रिक्ट में पाए गए हैं। तो वहाँ पर भी हमको ये चीज़ें, वहाँ पर साइट का कुछ पार्ट है, वहाँ पर भी हमको किस तरीके का सेटलमेंट मिलेगा। जब खुदाई पूरी तरीके से हो जाएगी तो वहाँ पर कल्चरल कंटिन्यूटी किस तरीके की है, तो ये चीज़ हमें ये पता चलेगा कि हज़ारों साल पहले लोग किस तरीके से कल्चरली सेटलमेंट उनका होता था। अगर बात करें स्कल्पचर की, तो 1970 के समय जब खुदाई यहाँ पर हुई तो वहाँ पर जो है ब्यूटीफुल सीटेड स्कल्पचर ऑफ द बुद्धा इन भूमि स्पर्श मुद्रा। तो भूमि स्पर्श मुद्रा में स्कल्पचर पाए गए थे, कुछ मूर्तियाँ पाई गई थी। भूमि स्पर्श मुद्रा क्या होती है, एक्चुअल में उसमें क्या होता है, जो हाथों की 5 उंगलियाँ होती हैं दाहिने हाथ की, वो बुद्ध की कुछ ऐसी मूर्ति होती है, तो जिसमें होता है कि बुद्ध जो है भगवान, उनका दाहिना हाथ ज़मीन से टच होता है, यानी जो 5 उंगलियां हैं वो ज़मीन से
टच होती हैं, ऐसा पाया जाता है, तो उसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। ये एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि भूमि स्पर्श मुद्रा क्या है। तो भूमि स्पर्श मुद्रा का क्या है कि जो सभी पांचों उंगलियां दाहिने हाथ की वो ज़मीन की तरफ होंगी और एक्चुअल में भूमि को स्पर्श करती हैं, टच करती हैं। इस मुद्रा में पाए जाने की वजह से उसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा गया। और ये देखा जाए एक्चुअली मिनिएचर स्कल्पचर है। मिनिएचर का मतलब एक छोटा सा पार्ट होता है जो एक 6-7 इंच या 10 इंच की मूर्ति बनाई जाए। इनकी हाइट लगभग 30 सेंटीमीटर है, यानी 30 सेंटीमीटर के आसपास इनका एक स्कल्पचर बनाया गया है। अगर हम आगे देखें, ऑलमोस्ट ऑल द बुद्धिस्ट साइट हैव बीन फाउंड इन द रार बंगाल रीजन विच इज़ साउदर्न पार्ट ऑफ द स्टेट। तो वहाँ पर रार बंगाल साइड में पाए गए ऑलमोस्ट सारी बुद्धिस्ट साइट, ऐसा वहाँ पर रिसर्चर्स का कहना है। और एक्सकेवेशन का कहना है कि जो भरतपुर है जहाँ पर ये मिला है, भरतपुर आल्सो इन द सेम रीजन हैज़ द पोटेंशियल टू रिवील इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट अबाउट द एक्सटेंशन ऑफ द बुद्धिज्म इन द रीजन। तो उस क्षेत्र में बुद्धिज्म का एक्सटेंशन, फैलाव कितना हुआ, कब हुआ, उन सब चीज़ों के बारे में भी हमें आगे पता चलेगा, जो और भी खुदाई होगी। नेक्स्ट न्यूज है 3 years ऑन आयुष्मान भारत स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम हैज़ लेस देन 50% अपटेक। हम देखें तो पिछले करीब 3 सालों में स्कूल में हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम को चलाया गया है, जो कि एक्चुअल में आयुष्मान भारत योजना का ही एक पार्ट था, जिसमें ये किया गया था कि हर हफ्ते में 40 मिनट एक क्लासरूम में एक सेशन किया जाएगा बच्चों के साथ, और उन्हें बताया जाएगा कि हेल्थ के बारे में उनकी जो भी धारणाएं होंगी, कंसेप्ट होंगे, परसेप्शन होंगे, उन्हें बताए जाएंगे, उनकी कुछ समस्याओं को सुना जाएगा, जिससे कि बच्चों में हेल्थ को लेकर के अवेयरनेस आ सके, जिससे उनके सामने जो ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं और उन्हें बीमार हो जाते हैं, उनसे बचा जा सके। इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने की जो बात थी वो क्लास 9-10 यानी जो बात करें तो मिडिल, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी, यानी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चों को हम सिंपली कह सकते हैं ये था कि गवर्नमेंट एडेड स्कूलों में ये हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर के रूप में स्थापित किए जाएंगे। यानी HWA का मतलब है हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर के रूप में उन्होंने कहा कि किए जाएंगे। इसके लिए किया गया कि जो एक स्कूल से एक मेल टीचर और एक फीमेल टीचर को प्रीफर किया जाएगा, उन्हें डिजिग्नेशन दिया जाएगा कि HWA के रूप में, यानी हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया जाएगा, और उनको स्टेट लेवल पर कंप्लीट एक ट्रेनिंग कराई जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट ट्रेनिंग कराएगी कि प्रमोशन एंड डिजीज प्रिवेंशन, कि डिजीज जो हैं उन्हें प्रिवेंट किया जा सके, उनसे बचा जा सके, और एक काफ़ी ज़्यादा जॉयफुल इन्वायरमेंट में ऐसा काम किया जाएगा। ऐसा जो है ऑपरेशनल गाइडलाइन में था मिनिस्ट्री के। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे पास दिसंबर 2022 तक की स्थिति जो है उसमें ऐसा पाया गया कि हमारे देश में कुल 766 डिस्ट्रिक्ट हैं, 766 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें ओनली 71 डिस्ट्रिक्ट ने इसको 100% हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर के प्रोग्राम को अचीव कर पाए हैं। अगर हम देखें जो 4 राज्य यूनियन टेरिटरी हैं तो आंध्र प्रदेश, सिक्किम, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली। यानी आंध्र प्रदेश ही एक बड़ा राज्य है, नहीं तो सिक्किम छोटा राज्य है, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली यूनियन टेरिटरी हैं। इन्होंने ही केवल 100% कवरेज किया है, अन्य में स्थिति ऐसी नहीं है। दूसरे स्टेट की बात की जाए जिन्होंने टारगेट अचीव किया है तो राजस्थान जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है उसने 99% अचीव किया है, उत्तराखंड 97% और हरियाणा 92% किया है। अगर हम देखें 2022-23 में कुल 300 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिन्हें टारगेट किया गया है, और कुल 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं, जो 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, उनमें ये चीज़ प्रयोग की जाएगी कि ऐसा किया जाए। छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल की बात करें तो छत्तीसगढ़ ने केवल 8% और वेस्ट बंगाल केवल 9% ही केवल अचीव कर पाया है। दूसरे राज्यों की बात करें, उत्तर प्रदेश जहां पर सबसे बड़ी आबादी है तो 29%, कर्नाटक 31%, अंडमान निकोबार 32%, और अगर देखें तो मध्य प्रदेश ने 34% अचीव कर लिया है। अगर हेल्थ मिनिस्ट्री की बात की जाए तो उनका कहना है कि इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा चैलेंज आ रहे हैं। मेन हिंड्रेंस क्या है कि जो टीचर हैं गवर्नमेंट स्कूल में उनके पास काम ज़्यादा है, और वो इस काम के लिए फिर अब उनको एक ट्रेनिंग भी लेना है, हर हफ्ते 40 मिनट का अलग से लेक्चर देना है, तो वो इस चीज़ को कर नहीं पा रहे हैं। दिल्ली की बात की जाए तो ऐसा कहा गया कि सिलेबस में उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, हैप्पीनेस करिकुलम के रूप में वो ऐड करेंगे।
तो आगे देखा जाए तो इसमें कुछ ऐसे रिपोर्ट किए गए देशभक्ति करिकुलम, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम एट्सेट्रा जो है इम्प्लीट मैंने दिल्ली सरकार ने क्या कहा है, देशभक्ति करिकुलम बनाएंगी, एंटरप्रेन्योरशिप बनाएंगी, और इसके अलावा ये जो प्रोग्राम चल रहा है हैप्पीनेस करिकुलम, इन सब करिकुलम के माध्यम से वो आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम देखा जाए कुल मिला जुला कर ये है कि जो इंटरेस्ट की बात की जाए तो 766 जिलों में से केवल 71 जिले अचीव किए, अन्य कुछ राज्यों ने अच्छा कार्य कर रहे हैं। यानी इस पर और भी प्रोग्राम पर फोकस करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान देना आवश्यक नहीं है, क्योंकि आजकल कंपटीशन का ज़माना है। जो बच्चा क्लास 10th में 6, 7, 8, 9, 10th, 11, 12th या ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं पढ़ रहा है, उसे जब कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन देना है तो वो तब पढ़ ले रहा है। इसलिए उसको अन्य चीज़ें जो उस उम्र में सिखाई जा सकती है, अन्य उम्र में नहीं सिखाई जा सकती, वो चीज़ें सिखाना अति आवश्यक। उनको स्वास्थ्य को लेकर के अवेयर करना, जागरूक करना अति आवश्यक है, क्योंकि वो किताबी ज्ञान तो बाद में भी ले सकते हैं। जब कंपटीशन का एग्ज़ाम देंगे तो उन्हें वो पढ़ना ही पड़ेगा दोबारा, लेकिन जो चीज़ें टीनेजर उम्र में सिखाई जा सकती हैं वो फिर बाद में नहीं हो सकती। इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। एक न्यूज़ और देखें, हम फेस देख करके तो पहचान नहीं सकते हैं। चंद्रमा पर जो लोग गए थे, नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन और कोलिंस, ये 3 लोग ऐसे व्यक्ति थे जो पहली बार चंद्रमा पर गए थे। उन लोगों ने उस धरती को देखा है जो हमने नहीं देखा है, और आगे संभावना भी नहीं है। यानी दुनिया की बात की जाए तो ये लोग वो महान व्यक्ति हैं, वो भाग्यशाली व्यक्ति हैं जिन्होंने चंद्रमा पर पैर रखे, अपनी पृथ्वी से हट करके दूसरे जगहों पर गए। एक उपग्रह है चंद्रमा हमारा, लेकिन वो यूनिवर्स का एक पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए धार्मिक रूप से भी सारे कैलेंडर जितने हैं, हिंदू हो या जो भी कैलेंडर, मुस्लिम का हो, क्रिश्चियन का हो, किसी का भी कैलेंडर, वो अक्सर देखते हैं लूनर कैलेंडर या सन के साथ भी सोलर कैलेंडर होता है। तो ये एक्स बज एल्ड्रिन, इनके बारे में न्यूज़ है, थोड़ा सा ऑड लग सकता है, पर ये वो व्यक्ति हैं जो अभी जिंदा हैं, जिनकी उम्र 93 है। यानी उम्र की बात करें 93 साल का हो गए। उन्होंने 93 बर्थडे मनाया, लेकिन उस बर्थडे पर उन्होंने कुछ और भी किया है। सीक्रेट रूप से एक पार्टी रखी थी और वहाँ पर उन्होंने शादी किया है। यानी 93 साल 93 ईयर की उम्र में उन्होंने एक शादी किया है। अगर हम देखें तो जो लेजेंडरी अपोलो 11 मिशन के नाम बज एल्ड्रिन गए थे, और वो सेकंड पर्सन थे जो चंद्रमा पर अपने पैर रखे थे। तो उन्होंने एक बहुत लॉन्ग टाइम से उनकी जो गर्लफ्रेंड थी उसी के साथ थे, और उससे उन्होंने अपने 93वें बर्थडे पर शादी की है। उनकी गर्लफ्रेंड की उम्र जो है 63 साल थी, एंका फॉर उसका नाम है, और वो जो एक कंपनी चलाते हैं बज एल्ड्रिन वेंचर, उसी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है। उससे उन्होंने शादी किया, लेकिन ये शादी प्राइवेट थी, यानी उसमें बहुत कम लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई थी। आगे देखे जाए तो जैसा कि हमने देखा था कि न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया है, तो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है न्यूजीलैंड के होंगे वो क्रिस हिपकिंस होंगे, वो अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे। इसके बाद देखा जाए तो वासेनर ग्रुप है जो रसिया में यूक्रेन वार में इन्वॉल्व है। यूनाइटेड स्टेट ने उससे एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का डिजिग्नेशन दिया, यानी अब उसको एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर प्रयोग किया जाएगा आगे। यानी इसको हम इनडायरेक्टली कहें तो उससे आगे हो सकता है कोई टेररिस्ट ग्रुप डिसाइड कर दें। तो देखा जाए अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज़, तो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अलग रूप से डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन को हम अलग से देखेंगे। इसके अलावा देखें तो इसमें जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में फिर यहाँ पर हम देखते हैं न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं जो इस्तीफा दी हैं, और इसके अलावा जो है कुछ पर्सनालिटी के बारे में दिया है, और बिजनेस यानी इकोनॉमी न्यूज़ से भी कोई विशेष न्यूज़ नहीं है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।